आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार और हाजिर हूं लेकर हेल्थ मैटर्स। जी हाँ, हेल्थ मैटर्स, क्योंकि आपकी जिंदगी में जिस तरह से तमाम चीजें मैटर करती है उसी तरह से हेल्थ सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो भी तब जब हम इस वक्त कोरोना के काल से गुजर रहे हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है कोरोना का वो है बुजुर्गों पर और बच्चों पर, और इसलिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर अनिताभ, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेगा कि बच्चों पर कोरोना का क्या असर पड़ रहा है और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए, क्योंकि संक्रमण उनमें तेजी से फैलता है, ये कहा जा रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम उनके शरीर की कमजोर होती है, तो बताएंगे आगे। लेकिन आपको पहले दिखाते एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि हमारे तमाम उन अभिभावकों की तरफ से आया है, जो गार्जियन की तरफ से आया है, कि उनके सवाल क्या है, वो हम आपको पहले थोड़ा सा दिखा लेते हैं। पार्क जाता था और झूले वगैरह झूलता था, तो उसको एक मतलब नशा सा लग गया कि शाम को जाना है, घूमना है। उसको रेगुलर मैं लेके जाता था, जब भी टाइम मिलता था निकालता था, घर से लेके जाता, भले लेट हो जाए तो भी रात को वॉक पे लेके जाता था। पर अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है, बच्चों को बाहर जाना मना है, तो उसके वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ वॉक करने या कुछ करने, सामान लेने, तो वो मेरे पीछे पड़ जाता है कि पापा मुझे भी जाना है, मुझे भी लेके चलो। अब मैं उसको कैसे लेके जाऊँ? बोलता मास्क भी लेके आ जाता है कि मुझे मास्क पहना दो, मैं मास्क पहन के जाऊँगा। पर बाहर बच्चों को ले जाना, छोटे बच्चों को ले जाना सही नहीं है, इसलिए मैं कानून का पालन। बच्चों को दिन भर ध्यान देना पड़ता है ताकि बाहर ना चले जाए, किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क में ना रहे, और बार बार तो बाहर की चीज़ें खाने की जिद करते हैं, उन्हें हम दे नहीं पाते हैं क्योंकि उससे सेहत के ऊपर भी असर पड़ सकता है, और उन्हें सब हमें ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अब इस टीचर के अनुसार हम गार्जियन को ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें ऑनलाइन पढ़ाई पर ही ध्यान देना पड़ता है। हम लॉकडाउन में पढ़ाई करते हैं और बैठ के टाइम पास करते हैं। हम घर में बैठ के बोर हो जाते हैं, फिर हम कहीं खेलने भी नहीं जा पाते हैं। पहले हम ग्राउंड में भी खेलने जा सकते थे, स्कूल भी खुला हुआ था, हम स्कूल में भी पढ़ सकते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अभी सब बंद है, स्कूल ग्राउंड सब बंद है। हम घर में बैठ के बोर हो जा रहे हैं, कहीं खेलने भी नहीं जा सकते हैं। टीवी ऑन करते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी टीवी बंद करो, अभी पढ़ने के लिए आया है। और बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, बाहर नहीं जाना है। मम्मी से बोलते हैं कि पढ़ाई करो, स्कूल नहीं खुल रहा है इसलिए घर में पढ़ाई करो। ये चिंता अभिभावकों की वाजिब है, उनका सवाल भी वाजिब है कि क्या बच्चों को ये जो बीमारी है वो ज्यादा प्रभावित करती है। हालांकि कई सारे सवाल ये भी हैं, कई सारे जर्नल्स में ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों में इसका असर कम पड़ा, बावजूद कई ऐसे एडवाइजरी हैं, ऐसे गाइडेंस जारी किए जा रहे हैं कि बच्चों को आप कम से कम ट्रेवल कराएं ताकि वो इसके संक्रमण में नहीं आ पाएं। तो हमारे साथ शिशु विशेषज्ञ हैं यहाँ पर अनिताभ जी। अनिताभ जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है, स्वागत है आपका, कि क्या वाकई में ऐसा है कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है तो उनमें ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, या फिर एक भ्रांति है, या हम एक तरह से बचने के लिए ये बातें कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है, बीच वाले एज की इम्यूनिटी बेटर होती है जी। तो भारत सरकार ने इसलिए ये सब सोच समझ के ये गाइडलाइन बनाया है कि 10 साल के बच्चे घर से बाहर नहीं निकले और 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग बाहर नहीं निकले। लेकिन लकीली इस वायरस से एक ऐसा खास चीज़ हम लोगों ने देखा कि बच्चों को ये डिजीज कम इम्यूनिटी होते हुए भी थोड़ा कम इफेक्ट की है, कम इफेक्ट की, और मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर भी कम है। यदा कदा हम लोग को ऐसा सुनने में आ रहा है कि छोटे बच्चे भी इफेक्ट हुए, बहुत बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मदर को है कोरोना लेकिन बच्चों को नहीं हो रहा। तो कुछ न कुछ ये ऐसा फैक्टर है जो बच्चे कम इफेक्ट कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए लकी बात है, या अच्छी बात है। लेकिन बच्चे को अगर एक बार कोरोना हो जाता है तो उन्हें बड़ों की अपेक्षा फैलाने में ज़्यादा तेजी से फैल सकता है। इसका एक 2-3 मुख्य कारण है। एक तो बच्चे जैसे आपके गोदी में रहेंगे नहीं जी, बड़ों बुजुर्गों, दादा दादी के, नाना नानी के गोद में रहेंगे तो उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करने का चांस है। बच्चों को आप ज़्यादा मास्क नहीं लगा सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो तो जाएगा ही छोटा बच्चा। इसलिए अगर बच्चों में हो गया तो ये दूसरों को तेज़ी से फैलाने का ज़्यादा क्षमता रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी बच्चों में ये ज़्यादा हो नहीं रहा है या नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अमेरिका का है, पत्रिका है लंग सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, में कहा गया है कि कोई
एटॉमिक एंजियोटेंसिन यानी कि AC2 होता है वो बच्चों में कम होता है, किशोरों में ज़्यादा होता है। और ये AC2 जो है ये वायरस को संक्रमण फैलाने में ज़्यादा मददगार साबित होता है क्योंकि प्रोटीन बेस्ड होता है। तो क्या ऐसा है कि बच्चों में थोड़े कम असर उसको देखने को मिलते हैं या फिर लक्षण कम से कम आते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बात है, बच्चों में एसिम्टोमेटिक के लक्षण रहित केसेस ज़्यादा मिलेंगे। और इसका कारण आपने ठीक कहा कि हमारा किडनी जो होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, ACE2 आपने कहा उसको एस कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है, एक प्रोटीन ही है, वो एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है। तो ऐसा कम होने के कारण एक कारण ये हो सकता है कि बच्चों में कम इफेक्ट कर रहा है। और भी इसके अलावा लेकिन और भी कई कारण हैं जो बच्चे में। अच्छी बात है कि जैसे लॉकडाउन में हम लोग ऐसे भी बच्चों को कम निकाले जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, ये बड़ा सवाल तो है ये कि बच्चों को हम बचाएं कैसे। लेकिन अब डॉक्टर साहब, अगर बच्चों को जैसे कि आपने कहा कि उनको मास्क हम पहना नहीं सकते बहुत ज़्यादा, या फिर उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करवा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी समझ उतनी है नहीं, तो ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए कि वो संक्रमण की चपेट में कम से कम आए या उन पर असर कम से कम पड़े, हमें किस तरह के जो है बचाव करने चाहिए या फिर उन्हें किस तरह समझाना चाहिए बच्चों को? ठीक है, थोड़ा छोटे बच्चे में तो दिक्कत होगा, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे को हम लोग यही एक मौका है कि अच्छे से उन्हें हैंड हाइजीन और अपना पर्सनल हाइजीन का हम संदेश दे सकते हैं। ये एक अच्छा मौका, कोरोना एक अच्छा मौका है, एक नए लाइफ स्टाइल को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि हर बार कुछ गंदा चीज़ छूने के बाद हाथ धो, खाने के पहले हाथ धो, सैनिटाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो सोप है बस उससे हाथ धो, खाने के पहले के खाने के बाद। मान लीजिए अभी तो बाहर बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे हैं, पार्क में घर में ही आसपास किसी दूसरे रूम में खेलते हैं, किसी गंदे चीज़ को छूते हैं, तो उनके बाद उनको बस एक हैबिट डालना है कि हाथ हैंड सैनिटाइज जरूर करें। गुड हैबिट्स डालने का ये है। और बच्चों को अभी कोशिश करना है कि घर में जो बुजुर्ग है, कोई 70 साल के 80 साल का, उनके पास थोड़ा सा कम जाए जी। और तो बिल्कुल ये बहुत ही एक अच्छी सलाह डॉक्टर साहब की तरफ से कि जो बच्चे हैं उनको आप इस वक्त अवेयर कीजिए, बच्चों को समझाइए। जिज्ञासु तो बच्चे होते हैं, सवाल कई सारे पूछते हैं वो, तो आप उनको समझाइए कि यदि आपको संक्रमण से बचना है, कोरोना से बचना है, तो किस तरह से अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको तो हम कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए समस्या तब भी बनी हुई है। तो क्या छोटे बच्चों को हम किसी खास तरह के खान पान या किसी खास तरह की कोई दवाइयों या फिर जो पौष्टिक आहार है उसके जरिए क्या हम उनके इम्यूनिटी को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने से नीचे बच्चे को, जैसा हम लोग सबको ही जानते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है, और पहला 6 महीने हम लोग माँ का ही दूध देते हैं। कितना भी गर्मी हो जाए अलग से पानी भी नहीं देते हैं। माँ का दूध में सब कुछ वो चीज़ है जिससे बच्चे का इम्यूनिटी बेटर होता है और हर बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। तो पहला 6 महीने तक फार्मूला फीड नहीं देके माँ का दूध देना बेस्ट है। और 6 महीना से ऊपर बच्चे में हम लोग जैसे विटामिन सी, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई का बहुत ऐसा रोल आजकल ऐसा आ रहा है। हम लोग बच्चों में ऐसे भी पहले से एक ऐसे विटामिन डी, जिंक, ये सब का मल्टीविटामिन सिरप अभी दे सकते हैं और पहले भी देते आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यहाँ पढ़ रहा था, तो इसमें कुछ बातें निकल कर आई है कि ऐसे वर्ग के बच्चे जो वनस्पत मध्यम के नहीं बल्कि थोड़ी निचली श्रेणी के हैं, जो थोड़ी झुग्गी झोपड़ी में या थोड़े कमजोर तबके से जो आते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। क्या ऐसा सच है या फिर हमारी एक मनोदशा सिर्फ है कि हम सोचते हैं कि वहाँ के बच्चे जो कमजोर क्लास के हैं वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, या फिर वाकई में वैज्ञानिक तौर पे भी ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा सच है। हम लोग एक कहावत है कि जितना बच्चे को धूल से बचाओगे उसमें उतना स्वास्थ्य संबंधी एलर्जी वाला रोग ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप उसको एक्सपोज करेंगे ज़्यादातर उसको बाद में वो बीमारी कम होने की बात होगी। अभी जैसे ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में इंडियंस लोग कम इफेक्ट हो रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा इस परिस्थिति से ज़्यादा गुजरे हैं। इंडिया चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, दूसरे देश डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ हम लोग धूल धक्कड़ मिट्टी में ही पल के बड़े हुए हैं, इसलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेटर है। इसलिए हमारा ये डेथ टॉल या मोर्टेलिटी रेट, एफेक्शन रेट कम है। एक बहुत बड़ा कारण इंडियंस में ऐसा देखा जा रहा है। जब पूरे देश में ये नंबर वाइज या मोर्टेलिटी वाइज ये कहर की तरह है, इंडिया में रिलेटिवली कम इफेक्ट हुआ। तो इसका एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ थोड़ा अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं, गाँव में ज़्यादा हैं, और वो वैक्सीन नहीं भी लगाते हैं तो भी वो अपना प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी विकसित कर चुके होते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बताई एक वैज्ञानिक पद्धति के जरिए, परिभाषा के जरिए कि इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, लेकिन जो बच्चे आपके हैं उनको ऐसा नहीं कि आप खुले में छोड़ दीजिए, उनको बचाए रखना आपको बहुत ज़रूरी है, और अभिभावक आप हैं, गार्जियन आप हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं, आपने बताया कि बच्चों में जो है लक्षण जो है वो दिखते नहीं हैं,
लेकिन एक केस ये भी आया अभी कि इन्फ्लेमेटरी जो सिंड्रोम से ग्रसित पाए गए हैं कुछ बच्चे, और ये जो वायरस है नए तरीके से वो म्यूटेंट होते जा रहे हैं ये बच्चों में। तो क्या ये भी है कि केस टू केस भी वैरी करता है ये? बिल्कुल, ये जैसे कोविड-19 है, इसको एक आप लोगों को अगर याद होगा तो कुछ 10 साल पहले सार्स नाम का एक डिजीज आया था, सीवियर एक्यूट उसी का टाइप 2 कहा जा रहा है, सार्स टाइप 2 कोविड को कहा जा रहा है। तो हमारे ये वायरस वही करता है कि शरीर में जितना इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स है इसको इंक्रीज करता है। और दुखद बात यह है कि वायरस सच में म्यूटेट कर रहा है। किसी हेल्दी एडल्ट में किसी दूसरे तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है और किसी दूसरे में दूसरे तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका विरुलेंस, आक्रामकता हम नहीं बता सकते हैं कि किसमें कितना आक्रामक होता है। इसलिए हम लोग सारे फिजिशियन या सारे स्वास्थ्य कर्मी भी हैरान है इस वायरस को देख, इतना तेजी से फैलने वाला वायरस तो ये है ही, और किस शरीर में कैसा ये जाके बिहेव करेगा ये हम नहीं जानते। और हमारे पास न भी इसका कोई खास दवा उपलब्ध है और न वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए हम लोग को इस नोवेल वायरस को समझने में थोड़ा समय लगेगा। जो डॉक्टर साहब, आप जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, कई सारे बच्चे इस दौरान आपके पास भी आए होंगे, तो क्या एहतियातन आप लोग क्या इलाज किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों के? क्योंकि संक्रमण है कहीं से भी आ सकता है, वो डायग्नोसिस प्रोसेस में अगर जाएंगे बच्चे या फिर कैसे भी जाएंगे, तो प्रिकॉशन कैसे ले रहे हैं आप लोग जो बच्चों को देखना फिलहाल? क्योंकि आमतौर पे तमाम हॉस्पिटल्स में बंद है, सिर्फ कोरोना के इलाज चल रहे हैं ज़्यादातर जगह पे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना तो आ गया लेकिन बाकी बीमारी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम लोग 2-3 महीना से ऐसा बता रहे थे कि आप बच्चे को लेके बाहर नहीं निकले, यहाँ तक कि टीकाकरण के लिए भी हम लोग मना कर रहे थे 2-3 महीना तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2-3 महीना हो गया, अगर हम लोग और भी जो नेसेसरी टीकाकरण है और भी बीमारी है उसमें अगर लेट करेंगे तो वो सब बीमारी भी बच्चों में होने का चांस है। इसलिए बच्चे को सबसे 6 महीना के बच्चे को माँ का दूध पिलाना एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने का कारण है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हम लोग हर बच्चे को बाकी जो डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन उपलब्ध है उनको समय पे दिलवाना है। जी, ये 2-3 महीना लेट हो गया तो इससे कोई इशू नहीं है। जी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बहुत सारे जो कुछ गार्जियंस के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उनका पूछना ये है कि बच्चों में कोरोना को लेकर एक तरह का मतलब जिज्ञासा तो है ही कि है क्या, कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, मतलब मास्क लगाते नहीं लगाते हैं, लेकिन उसकी वजह से बच्चों में थोड़ी आक्रामकता आ गई, वो थोड़े से डिप्रेशन में जाने लगे हैं। तो ये इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि बच्चे मतलब बहुत मुश्किल उनको पहना पाना मास्क, आप कैसे पहनाएंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े बड़े बच्चों में इरिटेशन आ रही है, उनमें एक पैनिक का माहौल है, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, साइकोलॉजिकल डिजीज भी ज़्यादा बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी लोगों को लेना पड़ रहा है। तो ऐसा बच्चों को हम लोग सही बात नहीं बता रहे हैं या कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हम लोग थोड़ा बड़े बच्चे को अच्छे से समझाएं कि एक वायरल डिजीज है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समय के बाद ये भी ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव वे में समझाना है। और इस पीरियड में उन लोग जैसे घर में रहते हैं तो ज़्यादा मोबाइल गैजेट्स टीवी पे नहीं रह के कोई रचनात्मक कार्य करे, कोई घर में ही रह के कोई प्रोडक्टिव कार्य करे, कोई इंडोर गेम्स खेले या फिर कुछ गार्डनिंग या कोई नई हॉबी डेवलप करने का ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करें। और आपसे हमें कुछ सलाह चाहेंगे, मतलब कुछ गार्जियन को लगातार यही सलाह आ रहा है कि हमें खिलाना क्या चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है अब काढ़ा कहा जा रहा है या ये ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ी कड़वापन है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या आपकी तरफ से कि बच्चे खुशी खुशी उन चीज को ले भी और बच्चों का इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो थोड़ी बढ़े उनके? एकदम नॉर्मल हेल्दी खाना खाए, सबसे बड़ा हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाने का पानी दिन भर में खूब किया पी, अपने आप को हाइड्रेट रखे। हाइड्रेशन आपको बहुत सारी बीमारी से दूर करता है, बहुत सारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट को निकाल देता है। पानी खूब पिए, आप बिना पानी रखे रहे, बिना जरूरत का भी आप 6-7 गिलास पानी जरूर बच्चे को पीने का ये आदत डालें। और नॉर्मल हेल्दी तेल मसाला रहित, और इस सीजन में बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाए, एक टाइम का खाना खाए, गरम खाए, और बासी खाना बिल्कुल नहीं खाए और फेंक दे। अभी तो ऐसा ही बाहर का खाना संभव नहीं है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस बीच में पेट संबंधित बीमारी किसी बच्चे या बड़ों को नहीं हुई, क्योंकि बाहर का खाना से वो अनएक्सपोज्ड है। एक अच्छी बात ये थी। और अभी बाहर बच्चे निकल नहीं रहे हैं तो धूल दमबंदी सांस एलर्जी वाली प्रॉब्लम भी यूजुअली कम है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, हर चीज पॉल्यूटेंट से एक्सपोज नहीं हो रहा है। तो ये बात अच्छा है। और साफ सफाई और हाइजीन ही हम लोग को बताना है कि यही चीज बीमारी से बचा सकता है। और दूसरा एक है वैक्सीनेशन, जिस बीमारी के खिलाफ उपलब्ध है उनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये भी अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि भोजन नॉर्मल हो, भोजन में वो कौन सा पोषक तत्व होगा जो ज्यादा बचाएगा बच्चों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या किस तरह की वो एक किस तरह के भोजन होने चाहिए? बैलेंस संतुलित डाइट का कंपोजिशन होता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% रहना चाहिए, 20 से 30% प्रोटीन रहना चाहिए और फैट कम रहना चाहिए, 9 से 10% रहना चाहिए।
और बच्चों को पोषक आजकल नया एंटीऑक्सीडेंट ओट्स, दलिया, ये सब या ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। ये सब देना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, ये सब के सिरप भी अवेलेबल है और नेचुरली जो कॉमन फल और सब्जी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप इतना लेके भी स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छा इम्यूनिटी बना सकते हैं। बहुत से लोग जो इलाज अपना करवा रहे थे वो आए हैं तो सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए ये पता चल रहा है कि विटामिन सी बहुत कारगर हो रहा है, नींबू का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हैं या फिर इस तरह साइट्रस ग्रुप का जो है, तो क्या ये सच है? ये सच्चाई बिल्कुल सच है। जितने पीले दिखने वाले फल हैं वो सब विटामिन सी में प्रचुर मात्रा उसमें होता है। जैसे आपको मौसमी हुआ, नारंगी हुआ, गाजर हुआ, जितने येलो टाइप का, संतरा हुआ, ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। पहले ज़माने में देखते होंगे आप लोग, फिजिशियन लोग विटामिन सी सेकन या सेलिन सिरप ऐसा करके प्रिस्क्राइब करते थे और उसका औचित्य मतलब अब भी समझ में आ रहा है कि कितना उसका इम्पोर्टेंट रोल है। जी डॉक्टर रिताब, ये भी बताइए कि एक सामान्य परिवार में सुबह बच्चे उठते हैं, फिर खेलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो एक नॉर्मल रूटीन किस तरह से उनको मेंटेन करना हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शकों को आप बताएं और ख़ास तौर से आप अपने बच्चों को ये गाइडलाइंस आप दीजिए। डॉक्टर साहब आप अभी बताने जा रहे हैं आपको कि सुबह बच्चा कैसे उठे, फिर क्या क्या करे शाम तक, कि आप अपने बच्चे को एकदम फिट रखें और उस कोरोना से बचाए रखें। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे, अगर बच्चा है 5 साल का और वो सुबह हम उसे 6 बजे 6:30 बजे उठा रहे हैं, या कितने बजे उठाएं और कैसे, मतलब रात तक एक हम थोड़ा चाहेंगे ब्रीफ आपसे कि अपने बच्चों को केयर आप कैसे करें। ठीक है, अब तो देखिए अब सारे स्कूल्स तो खुले नहीं है, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज यूजुअली थोड़ा 1 या 2 घंटा के लिए सुबह या शाम हर स्कूल के बच्चे की क्लासेज शुरू हो गई है। टेस्ट भी हो रहा है और जैसे नॉर्मल स्कूल होता था टेस्ट भी हो रहा है और पढ़ाई भी 1 या 2 घंटा हर बच्चे के स्कूल में हो रही है। तो बच्चे को ऐसा नहीं कि एकदम सुबह जो नॉर्मल टाइम में उठा उसे उठने दे, अपना नॉर्मल डेली एक्टिविटी करके, अपना ब्रश करके, डेली टॉयलेट एक्टिविटीज़ करके, फ्रेश होके 1 गिलास दूध उसे जरूर दे। जी ठीक ना। बच्चा अगर उसमें कुछ हेल्थ ड्रिंक मिलाना चाहता है तो मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप दे सकते हैं। उसके बाद उसको अगर सुबह 5-6 साल का बच्चा है तो थोड़ा बहुत उसको कोई एक्टिविटी में एंगेज करें। अगर कुछ आपके पास गार्डन है, फ्लावर है, पॉट्स है, उसे वहाँ दिखाए, ये फूल दिखाए वाइज, और उसको आकर्षित करें कि उसमें उसको देखे, आप कुछ खुद भी करें। उसके बाद बच्चों को आप एक हल्का सा ब्रेकफास्ट देके, कुछ भी घर का बना हुआ उसको देके, उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट देके और उसके बाद 1 घंटा के लिए उसको आप बैठने को दे सकते हैं, या हो सकता है 10 या 11 बजे से आजकल हर स्कूल का क्लासेज शुरू हो जाता है। तो बच्चे लोग आजकल लैपटॉप और इसी पे क्लास चल रहा है, तो आप उनको बस बगल में बैठ के बस गाइड करते रहे और वो अपने आप बच्चा धीरे धीरे हम लोग से ज़्यादा तेजी से सीख जाते हैं वो कैसे क्लास करना है। फिर उसके बाद बीच में बच्चे को ब्रेक दे, कुछ खेलने के बोले, फिर मोबाइल गैजेट्स कम दे, और टीवी अगर उनका कोई फेवरेट कार्टून्स हो या कुछ है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करे। ऐसा नहीं कि एकदम मना नहीं करना है, लेकिन उनका टाइम फिक्स कर दे कि आधा घंटा यही देखो, 1 घंटा यही देखो। और टीवी और गैजेट्स के बजाय उसको हम दूसरा प्रोडक्टिव चीज़ में खुद मदद करें। आजकल ज़्यादातर गार्जियंस लोग भी घर पे रहते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको एक साथ कुछ खेले, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ हॉबी नया डेवलप करे। कुछ लूडो ही खेल रहे हैं, लूडो खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, कैरम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी। अगर आपके पास जगह है तो बैडमिंटन खेल सकते हैं। फिर दोपहर में अगर बच्चा 1-2 घंटा अगर रेस्ट करना चाहता है, 1-2 घंटा रेस्ट करने दे, दोपहर का खाना खिलाए। फिर शाम में अगर आउटडोर तो अभी ले जाना ठीक नहीं है, कहीं बाहर पार्क में भी ले जाना ठीक नहीं है, घर में ही कुछ खेलने का उसको प्रबंध करे, और फिर शाम में 1 या 2 घंटा ऐसे पढ़ाए। यही रूटीन रहेगा और 9-10 बजे तक फिर एक बार ग्लास का दूध देके और खाना खा के फिर सुलाएं। तो देखिए आपने कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटे से बच्चे का, खासतौर से 5 से 10 साल के या 12 साल तक के जो टीनेजर से बेसिकली और अंडर 14 है, उनको किस तरह से आप व्यवस्थित करें, उनकी दिनचर्या व्यवस्थित करेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपने शरीर को मजबूती के साथ तैयार करेंगे ताकि वो रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर साहब ने बताया सब कुछ ये बहुत बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ भी बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। एक सवाल हमारे पास आया है कि अगर बच्चे संक्रमित हो ही जाएं तो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी आपने कहा कि लक्षण बच्चों में आ ही नहीं रहा है, बच्चों में कोई समस्या दिख ही नहीं रही है, तो हम कैसे पता करें कि इस बच्चे को हमें डॉक्टर के पास ले जाना है या नहीं ले जाना है, और यदि संक्रमण आ जाए तो क्या उनके इलाज की प्रक्रिया भी वही है जो बड़ों की होती है? बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों को जो कॉमनली जो शिशु रोग विशेषज्ञ अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं वो है सर्दी, खांसी, बुखार। ठीक है, वो ऐसे कॉमनली कोरोना के अलावा भी होता है, और दूसरा होता है लूज स्टूल्स और वोमिटिंग, डायरिया जिसे आप कॉमन शब्दों में कहते हैं।
तो बच्चों में दिक्कत ये है कि अगर सर्दी खांसी बुखार ऐसा होता है या लूज स्टूल्स होता है तो वो दूसरों को फैलाने में ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। बच्चे एक जगह रहेंगे नहीं, यहाँ से वहाँ जाएंगे दूसरों को फैला सकते हैं। तो इस सिम्टम्स को अभी इस समय में हम लोग ऐसे कॉमनली लेके नहीं चल सकते हैं। अगर साधारण सर्दी खांसी बुखार है तो मोस्टली वायरल होगा, लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत है, मान लीजिए बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है या सांस लेने में आवाज़ आ रहा है या बच्चा थोड़ा ज़्यादा बीमार लग रहा है तो पास के शिशु रोग विशेषज्ञ से जरूर दिखाएं। और ज़रूरत होने पे अगर शिशु रोग विशेषज्ञ को ऐसा लगेगा कि इसका कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए या कुछ ऐसा हिस्ट्री या कुछ घर में ऐसा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल रहा है, तब हम लोग उसका जाँच करा सकते हैं। लेकिन इतना पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये सब चीज़ें कॉमन वायरल डिजीज़ ही है। बच्चों में कोविड टेस्ट कराना अभी वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सांस लेने या कोई से रिलेटेड दिक्कत हो, कुछ ज़्यादा बच्चा सीख हो, तभी हम लोग को कराना चाहिए। जो बच्चों के इलाज की प्रक्रिया है कोविड से, वो भी क्या बड़ों की तरह ही है? बड़ों की तरह ही होम आइसोलेशन में या फिर कोविड सेंटर में रखा जा रहा है? और रखा जा रहा है तो किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है? क्योंकि बच्चे तो हैं वो बिना गार्जियन के मुझे लगता नहीं कि रह पाएंगे वहाँ पे। अभी तक तो ज़्यादातर बच्चों को माँ के साथ ही रखा जा रहा है जी। बच्चे ज़्यादातर छोटे बच्चे को माँ के, ऐसा देखा गया है कि प्रेग्नेंट मदर हुई, बच्चा डिलीवरी मदर को है, लेकिन हम लोग को बच्चों को उन लोग से अलग नहीं किया है। माँ के साथ ही रखा रहा और देखा जा रहा है कि बच्चे आराम से अच्छे से रिकवर कर जा रहे हैं। ओके, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें बस जागरूक कीजिए कि किस तरह से वो संक्रमण से बचें, साथ ही साथ उनके खान पान का ध्यान रखें। बाहर की वस्तु से कम संपर्क में आए बच्चा, बाहरी कोई खान पान से बचे वो, या बाहर की कोई भी चीज़ सामान आए तो एकदम से छुए ना वो, ये बहुत ज़रूरी है। तो घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं बच्चों में इस चीज़ को लेकर। इसके साथ साथ भी डॉक्टर साहब जैसे कुछ बातें ये आ रही थी कि अगर बच्चों में अगर हम बात करें कि मतलब जैसे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जो गार्जियन है वो घबरा जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, और इसलिए घबरा के क्योंकि वो संक्रमित ना हो जाएं तो इसलिए बच्चों को मतलब डॉक्टर वाले के पास से बच रहे हैं वो जरा सा। तो बिल्कुल ये एक तरह से उनका ये सही है, ये निर्णय सही है कि भीड़ भाड़ वाली जगह या डॉक्टर के क्लिनिक पे अनावश्यक रूप से नहीं जाए। पहले जैसे होता था कि बड़े भी बीमार है, एक गाड़ी में जगह है तो 2-4 बच्चों को गाड़ी में बैठा कर डॉक्टर के क्लिनिक पे लेते आए। तो ये चीज़ अभी लोगों में ये समझ में आ गई है और अननेसेसरी लोग डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हैं, और डॉक्टर के पास आ भी रहे हैं तो टाइम पूछ के आ रहे हैं कि कहीं भीड़ तो नहीं है, खाली नहीं है, गाड़ी में बैठे हैं तो बाहर वेट कर रहे हैं। ये गार्जियन लोग में एक अच्छा सेंस डेवलप किया है और इसे लोग सीख रहे हैं। तो ये गुड थिंग है कि बच्चे को नहीं लाए हॉस्पिटल, अगर बहुत ज़रूरत नहीं हो तो वैक्सीनेशन वगैरह रूटीन कार्य के लिए आप ला सकते हैं जी। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर करने की नहीं है, मतलब बाहर आप ना लेकर आए। लेकिन वो भी तो समस्या एक आ रही है ना कि बच्चे घर में रह रहे के स्ट्रेस हो जाते हैं ना, दिक्कत तो ये भी है। तो क्या वो बाद में कोई दिक्कत करेगा? जैसे कि 3 या 4 महीने जब हम लॉकडाउन में थे, अब लॉकडाउन का प्रोसेस भी शुरू है, वो लगातार घर में रह रहे हैं, तो क्या उसका भी असर पड़ेगा उनके इम्यूनिटी पे? स्ट्रेस रहते हैं लगातार तो स्ट्रेस रहते हैं, बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल असर पड़ेगा। इम्यूनिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी तो ठीक रहेगी, लेकिन माइंड लेवल पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं, बहुत उनमें तेजी से इच्छा ऐसा हो रही है कहीं बाहर निकले, लेकिन अभी ये अच्छा माहौल नहीं है कि अभी बाहर निकला जाए। इन इच्छाओं को छोड़कर बच्चों को भी घर पे ही रखना सेफ है, खासकर 10 साल से नीचे बच्चों को। फिर भी हम चाहेंगे बच्चों में, जैसे कि आपने कहा एसिम्प्टोमेटिक जो है मतलब है वो लक्षण दिखते नहीं उसमें, फिर भी यदि बच्चे में सिम्टम्स की बात करें, अगर इस तरह की समस्या से बच्चे अगर आपके भगवान ना करे ऐसा हो संक्रमित हो जाएं और कुछ लक्षण दिखे, तो बच्चों में के जो लक्षण है वो बड़ों की तरह ही होते हैं या कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं? लक्षण तो देखिए, ये वायरस हमारे जैसा कि हम लोग जानते हैं मुंह और नाक से ही फैलता है, इसलिए मास्क का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये यूजुअली सांस से रिलेटेड चीज़ को ही ट्रबल करता है, पेट वगैरह को नहीं ट्रबल करता, सांस से ही रिलेटेड। जैसे ये शुरू में जैसे आपके रेस्पिरेटरी पैसेज से जाएगा, लंग्स फेफड़ों को इन्वॉल्व करेगा, और जहाँ फेफड़ों को नीचे इन्वॉल्व करेगा तो फिर आपको सांस से संबंधित दिक्कत होगी, ऑक्सीजन कम होने लगेगी शरीर में, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एक SpO2 सैचुरेशन मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं वो बच्चों का, वो कम होने लगेगा। तो ये सब गुड साइंस नहीं है। ये सब होगा तब हम लोग को ऐसा लग सकता है कि समथिंग सीरियस है कुछ ऐसा, तब हम लोग को आगे जांच कराने के लिए ऐसा पहले रूटीन टेस्ट और फिर बाद में कोविड-19 टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम खत्म होने की ओर है, बढ़ रहा, धीरे-धीरे समय की थोड़ी पाबंदी है। आपके जरिए सीधा संदेश हम चाहेंगे कि आप उन अभिभावकों को जिनके घर में बच्चे हैं, एक संदेश आप छोटा सा दीजिए, एकदम ब्रीफ संदेश कि बच्चों को किस तरह से बचाएं, और अगर बच्चे को ऐसा हो गया है तो पैनिक
ना हो, कैसे फिर बच्चों को किस तरह से अस्पताल लेकर जाए? आप जरा संदेश, छोटा सा संदेश। बिल्कुल, गार्जियंस अभी एक कठिन दौर है, लेकिन ये समय भी जरूर गुजर जाएगा। घर पे रहें, सेफ रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर से करें। यही 2 चीज़ आपको बचा सकता है इस भयावह कोरोना वायरस डिजीज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम लोगों को बताया, हमारे दर्शकों को बताया, और काफ़ी लोगों को ये संदेश गया भी आपकी तरफ से कि यदि बच्चों को बचाकर आप रखेंगे तो ही हमारा भविष्य आगे जो है वो उज्जवल रहेगा। क्योंकि ये जो काल है, ये ऐसा काल है जिसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, हमारे आने वाले भविष्य तक पर असर पड़ रहा है। इसलिए जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उनको आप बचाए रखें, उन्हें आप जागरूक करें कि वो कम से कम संक्रमित हो, उन्हें पौष्टिक आहार दीजिए ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर उनके शरीर की बढ़े, और बच्चों को कोई ना कोई हमेशा रचनात्मक कार्य में लगाए रखें ताकि वो स्ट्रेस का सामना ना करें। और ऐसा कुछ हो भी जाए, खुदा ना खास्ता कभी ना कभी बच्चों में भी बीमारियां आ जाती हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तुरंत जो अपना नज़दीकी अस्पताल है या शिशु रोग विशेषज्ञ उनसे संपर्क करें, घबराइए बिल्कुल नहीं। सबको तनावपूर्ण एक जीवन दीजिए आप बच्चों को अपने, और निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वो सेफ रहें, ये हमारी गुजारिश आपसे। आप देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ।